Hello students, welcome to, in today's session we are going to discuss a new topic and a very important and knowledgeable and very essential for your upcoming exams, that is your fundamental duties. तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डीपीएस भी पढ़ चुके हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे ये कुछ सिमिलर चीजें आपको लग रही होंगी, लेकिन आपको बता दें कि जहां फंडामेंटल राइट एक सामान्य नागरिक को अधिकार देते हैं, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन या कहें कि एक दायित्व भी डालते हैं कि जिस प्रकार से आपको अपने राइट्स को एंजॉय करने का पूरा अधिकार है, उसी तरीके से आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज भी हैं व्हाट वी हैव टू परफॉर्म। ठीक है, यानी कि जिन्हें हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यानी संविधान में लिखा हुआ है तो हमें परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज अ इल्लीगल एक्ट। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है या कितने प्रकार की हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साथ साथ एग्जांपल्स के साथ, और उसी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम आज ही के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों का और मौलिक अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन कुछ कंडीशंस को छोड़ दे तो उसके अलावा नहीं किया जा सकता, जैसे इमरजेंसी के दौरान। लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी, यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, वो उसका भी फॉरफीचर या कहीं उसका भी हनन उस वक्त भी नहीं किया जा सकता, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज भी ये मान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करते वक्त उसमें डाली गई हैं कि इनके वायलेशन होने पर आप क्या पाए जाएंगे, दोषी, यानी कि ये एक इल्लीगल एक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली नहीं थी। अगर हम बात करें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, यानी कि जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ, वैसे तैयार तो आपका 26 नवंबर और 1949 को ही हो गया था, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो उस वक्त तक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि ओरिजिनली थे, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ क्या उस वक्त ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपस्थित थे, तो नहीं थे। इसका मतलब है कि ये अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए होंगे, यानी कि कुछ संशोधन के द्वारा, किसी अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से पहले हम बात करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितनी। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो ओरिजिनली 7 थे और अब कितने बचे हैं, 6, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था, रिमूव बाय द अमेंडमेंट ऑफ 44th, यानी कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, संशोधन के द्वारा। उसी तरीके से अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर प्रेजेंट में देखें तो 11 हैं, यानी कि 11। लेकिन इसमें भी आपको बता दें कि जब इनको पहली बार ऐड किया गया था तब केवल 10 ही थी, यानी कि ओनली 10 वर एडेड, और एक को फिर से एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। उन अमेंडमेंट्स की भी हम बात करेंगे जब हम 10 के 10 यहाँ पे जब हम 10 खत्म कर लेंगे, यानी कि उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन हो जाएगा, तो जो लास्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होगा, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 11। कितने हैं, 11 हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक का मतलब ये होता है जो कि हर किसी सिटीजन को परफॉर्म करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति पर ये लागू होता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो और चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हो। ठीक है, नो फंडामेंटल ड्यूटीज वर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये बात मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ भी वहां पर उपस्थित नहीं था, यानी कि कोई भी ड्यूटी नहीं थी, 11 में से एक भी नहीं थी। ठीक है, fundamental duties were included in the constitution by
42nd अमेंडमेंट, वो भी कैसा अमेंडमेंट था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे लेंथी प्रोसेस होता है। एक साधारण अमेंडमेंट क्या होता है कि एक सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें 2/3 बहुमत और बहुत सारे, कहें कि बहुत सारे एक्सेप्टेंस और बहुत सारा लीगल प्रोसेस करने के बाद ही ये अमेंडमेंट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अमेंडमेंट था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट। और आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को इन्वॉल्व किया गया था। जैसे कि हम लोगों ने जब प्रियम्बल पढ़ा था, तो प्रियम्बल में भी मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड कई सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया। और ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसकी सिफारिश किसने की थी? एक समिति ने की थी, यानी कि एक कमेटी ने। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इन्हें ऐड किया गया था। तो हमेशा याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति, जो भी कमेटी का हेड होता है, यानी कि कमेटी जिसके द्वारा हेड की जाती है, उसी के नाम पे उस कमेटी का नाम रखा जाता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम स्वर्ण सिंह के ही नाम पे है, यानी कि इन्हीं की सिफारिश पर भारतीय नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी ऐड करने की बात कही गई थी। तो जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो उसी के साथ 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। लेकिन अभी फर्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा कि टोटल कितने हैं? 11, यानी कि 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पे आते हैं, ये 1 by 1 ही आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन, तो हमेशा जब भी किसी फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आता है तो उसकी रैंकिंग बिल्कुल सेम होती है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 में क्या बोला गया है, या फिर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर ड्यूटी किस फंडामेंटल ड्यूटी में है, यानी 7वें में है, 8वें में है, या 6th में है, 5th में है। यानी कि हमें सीक्वेंस से ही पढ़ना है, आप विदाउट सीक्वेंस इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पहली क्या ड्यूटी है कि फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem। अब ये एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। जो पहली लाइन क्या है कि फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात तो 100% तय है। हम लोग जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ते आए हैं, हर जगह अगर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज इलीगल एक्ट मानी गई है या कहें कि सबसे वर्स्ट लेवल पे जाती है, तो यहाँ इवन प्रेसिडेंट की भी हम बात कर लें, तो जहां पे भी संविधान के बाहर कोई काम होता है, यानी कि बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे ऑल आर कहें कि पूरी तरह से एबॉलिश्ड हैं या पूरी तरीके से नल एंड वॉइड घोषित हो जाते हैं अगर वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाते हैं, यानी कि संविधान से परे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पहली ड्यूटी क्या है? फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का क्या करना है? पालन करना है, अनुसरण करना है। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, और उसके जो भी आदर्श हैं, हमारे जो भी आदर्श हैं वो हमें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं? प्रियम्बल के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। हमने इसीलिए प्रियम्बल को एक टर्म भी बोला है। क्या टर्म है? की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की कुंजी। तो प्रियम्बल के थ्रू जो भी आदर्श झलकता है हमारे संविधान में, उसको क्या करना है? उसका सम्मान करना है, यानी कि रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, खासकर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, यानी कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, उन सब का सम्मान करना है। द नेशनल फ्लैग, साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि हम तिरंगे की बात कर रहे हैं, ट्राई कलर की, तो नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसका भी सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है। या इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करते हुए पाए गए, तो ये कैसा एक्ट माना जाएगा? एक इलीगल एक्ट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात की गई है। अब हम इसको थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे कि पहली ड्यूटी क्या कहती है, यानी कि पहला मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताता है। ठीक है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद रेफरेंस टू इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, the national flag and the national anthem
अब देखिएगा वही सेम चीज लिखी है कि हमें इसके इंस्टीट्यूशंस को, यानी भारत जो संविधान के द्वारा बनाए गए जितने भी संस्थान है, संस्थाएं हैं, उनके आदर्शों का तो पालन करना ही है। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी प्रत्येक नागरिक की का ये कर्तव्य है टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स विच इंक्लूड लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में है कि एक्चुअली इस ड्यूटी का मतलब क्या है, यानी कि संविधान के द्वारा बने हुए ये सारी चीजें हैं। अगर हम जुडिशरी की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें या फिर लेजिस्लेचर की बात करें, ये किसके द्वारा फॉर्म हुए होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही, यानी संविधान के द्वारा ही। तो इनके संस्थानों यानी इनके इंस्टीट्यूशंस को भी रिस्पेक्ट करना है, ना कि सिर्फ संविधान, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है। तो ये क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है कि संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के संदर्भ में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इन आदर्शों का सम्मान करे, जिसमें स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, भाईचारा है, यानी बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, और संस्थाएं हैं जैसे कि कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेचर एंड न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी इंक्लूडेड है। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे सुप्रीम भी होता है। कोई भी भारत में विवाद होता है तो फाइनल डिसीजन किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। अब therefore it is the duty of all of us, इसीलिए हम सब का कर्तव्य है to maintain the dignity of the constitution, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिग्निटी है यानी उसकी जो गरिमा है उसका पूरा ध्यान रखें, विदाउट इंडल्जिंग इन एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, बिना किसी असंवैधानिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, यानी कि बिना किसी असंवैधानिक कृत्य में सम्मिलित हुए। ठीक है। It has also been mentioned in the Constitution, और संविधान में साथ ही साथ एक और भी चीज मेंशन की गई है। क्या मेंशन किया गया है? That if any citizen disrespects the national flag and national anthem, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भारत का नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करता है, यानी उसका असम्मान करता है या उसका अनादर करता है, then he will be liable to punishment against the constitution, तो संविधान के विरुद्ध उसको क्या दिया जाएगा? वो दंड का भागीदार होगा। ठीक है। अब देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2। तो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 क्या बोलती है? रिस्पेक्ट द हाई आइडियल्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात होगी। पहले में तो चलिए हमें थोड़ा हिंट मिल गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, नेशनल फ्लैग लिखा हुआ था, नेशनल एंथम लिखा हुआ था, लेकिन सेकंड में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो पहले चलिए रीड करते हैं, फिर आपको इलेबोरेट करके बताएंगे। राइट, रिस्पेक्ट द हाई आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट फॉर फ्रीडम। अब इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा किसी भी क्रांतिकारी या कहें जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे थे, उनकी जन्मतिथि होती है या पुण्यतिथि होती है, तो उसको पूरे भारत में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 में बोला गया है। क्या बोला गया है? और वैसे बोला नहीं भी जाता तो भी करना था, लेकिन ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्ट द हाई आइडियल्स, उन सभी जो हमारे प्रमुख आदर्श रहे, यानी कि जो राष्ट्रीय जो आंदोलन था, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें जो क्रांतिकारी रहे उनके आदर्शों का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। अब उनके आदर्शों का रिस्पेक्ट कैसे हो सकता है? समय समय पर, जैसे उनका बर्थडे है यानी कि जन्मतिथि है या फिर पुण्यतिथि है, तो उनके विचारों को याद करना, उनके आदर्शों को याद करना और उसी के रास्ते पर चलना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है। कौन से नंबर का? नंबर 2। अब इसको इलेबोरेट करके देखते हैं। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया should follow the noble ideals that became the source of inspiration for our national movement for independence। आपको पता है कि लगभग 300 सालों तक भारत क्या रहा?
अंग्रेजों के ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत पूरा शासन चला, यानी कि पूरी गवर्नेंस किसके हाथ में थी, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत थी। लेकिन उसमें भी यहीं के लोगों ने, यहीं के क्रांतिकारियों ने ही अपने आदर्शों के बल पे भारत को इंडिपेंडेंस दिलाई। तो उन आदर्शों को हमें भूलना नहीं है, यानी कि उन क्रांतिकारियों को भूलना नहीं है। यही कारण है कि जब भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या किसी भी महान क्रांतिकारी की जन्मतिथि या पुण्यतिथि होती है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और कार्यक्रम हमारे देश में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अब इसी ड्यूटी में जो हमारी जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है, इसी में एक बात और कही गई है कि बिल्डिंग अ सोसाइटी एंड बिल्डिंग अ यूनिटी इन नेशंस फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, फ्रेटर्निटी एंड वर्ल्ड पीस इज आवर मोटो। इसी में अब जिन आदर्शों की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मोटो यही था ना कि पूरे भारत को यूनाइट करके रखना, यानी पूरे भारत की एकता को बनाए रखना, फ्रेटर्निटी को बनाए रखना, इक्वालिटी को बनाए रखना, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पर चलना। तो इन आदर्शों को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, एंड इट इज गिवन इन फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2। ठीक है, if the citizens of India are conscious and committed to these ideals, then separatist tendencies can never take birth anywhere। अब इसका क्या मतलब है, अगर सिटीजन्स थोड़ा सा अवेयर रहें इस चीज के प्रति, उनके अंदर चेतना हो, तो क्या हो सकता है, जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है यानी जो अलगाववादी विचारधाराएं हैं, वो कभी भी या कहीं पे भी जन्म नहीं ले सकती, यानी कि हमेशा भारत में एक इंटीग्रिटी और यूनिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 को हमें परफॉर्म करना है। अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं देन इट विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 3 क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है और प्रियम्बल में भी डिस्कस किया था कि ये तो सोवर्निटी यानी जो भारत अभी संप्रभु देश है, अपनी सोवर्निटी है यानी अपना खुद का शासन है, अपनी खुद की सरकार है, उसको कभी भी खत्म नहीं होने देना है, उसको कभी भी समाप्त नहीं होने देना है, यूनिटी बनाए रखनी है एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य ये है, हमारे लिए ड्यूटी है कि हम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जिससे यूनिटी पे खतरा हो या सोवर्निटी पे खतरा हो या इंटीग्रिटी पे। ठीक है, अब देखिए, इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये प्रत्येक नागरिक का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। भारत कैसा देश है, भारत में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हजारों तरीके की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड लैंग्वेज, बट स्टिल वी हैव टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या करना है, एकता और अखंडता के पर ही जोर देना है। ठीक है, इफ देयर इज एनी थ्रेट टू द फ्रीडम, अगर स्वतंत्रता पर कोई भी खतरा है एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, then it is not possible to imagine a united nations। अब यूनाइटेड नेशंस का मतलब हम अमेरिका वाले यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का मतलब भारत की यूनिटी की बात हो रही है। तो अगर ऐसे कोई भी खतरा है या कोई भी थ्रेट है भारत की फ्रीडम को या यूनिटी को, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते एक यूनिटी ऑफ नेशन के बारे में। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है कि आप एक संयुक्त राष्ट्र की कल्पना को संभव नहीं कर सकते। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4 कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4 क्या है, डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है और बता दें सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4 से। क्या है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4 कि डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन। ये पूरी तरीके से ड्यूटी सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवल स्टाफ की नहीं है, ये एक आम नागरिक की भी ड्यूटी है। अगर जरूरत पड़ती है किसी भी तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए, तो जब भी आपको बुलाया जाएगा
आपको जाना पड़ेगा। ये बताती है क्या, ये है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4। चलिए देखते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आएगा। इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमीज। तो सबसे पहली तो बात यह है कि हम खुद की सुरक्षा कर सकें, हम खुद की रक्षा कर सकें। इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी ये खुद का ऑब्लिगेशन है, खुद की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमीज, यानी जितने भी बाह्य शत्रु हैं उनसे खुद की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। नंबर 2, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि लगातार वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है, यानी तकनीकी स्तर पे देखें तो लगातार इनहेंस होते जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जैसे कि हमने देखा न्यूक्लियर पावर का भी प्रयोग बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो परमाणु शक्ति है उसका भी प्रयोग बढ़ता जा रहा है, वॉर्स की भी कंडीशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, यानी युद्ध होने की स्थितियां भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती हैं टेक्नोलॉजी के साथ ही। तो वॉर्स आर नॉट फॉट ओनली ऑन लैंड, therefore all citizens are obliged to be aware of any suspicious elements that enter India and to defend themselves when necessary। अब इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में ही होता है, ये ऐसा नहीं है कि युद्ध के मैदान में ही बैटल होता है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हमें ही नुकसान हो रहा है या हमारे देश के ऊपर ही खतरा है, तो उससे भी हमको अवेयर रहना है और क्या करना है, बी अवेयर ऑफ एनी सस्पिशियस एलिमेंट्स, यानी अगर ऐसे कोई भी संदेह वाली कोई भी चीज जो भारत में एंटर कर रही है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। एंड टू डिफेंड देमसेल्व्स, और खुद की भी सुरक्षा उससे करना, व्हेन नेसेसरी, जब भी जरूरत हो। बी रेडी टू टेक अप आर्म्स, और हमेशा अपने हथियारों के साथ भी तैयार रहना है जब किसकी बात आएगी, व्हेन इट विल कम टू द नेशन, ठीक है, जब ये बात किसकी होगी, राष्ट्र की। और अब इसमें जब सिटीजन्स की बात की गई है ना, सिविलियंस की, तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि इट इंक्लूड्स ऑल सिविलियंस एक्सेप्ट, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने टेक्नोलॉजी वाली बात कही थी वो तो आम नागरिकों के लिए, लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है कि हम कम से कम खुद की तो सुरक्षा कर सकें। तो ये सभी का क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 5 की। हर एक ड्यूटी को आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 5 क्या है, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड इक्वल फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया बियॉन्ड ऑल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज एंड मैनेजमेंट और क्लास। अब देखिएगा यहाँ पे लैंग्वेज के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि ये एक बात है, अब जब ड्यूटी लिखी गई है तो एक ही सेंटेंस में लिखी गई है, जब हम इसको इलेबोरेट करेंगे तो फिर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेज, फिर उसके बाद क्या है, एंड मैनेजमेंट और क्लास, रिनाउंस प्रैक्टिस अगेंस्ट द ऑनर ऑफ वुमेन। ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये ज्यादा आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इसके पहली वाली बात तो कई बार हमने प्रीवियस फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखी है। तो चलिए देखते हैं, वेरियस डाइवर्सिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड अमंग द पीपल एंड द प्रेजेंस ऑफ वन फ्लैग एंड वन सिटीजनशिप स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड शुड बी नेचुरल इन ऑल सिटीजन्स। ये पहली बात हो गई क्या, कि टू क्रिएट अ सेंस ऑफ हार्मनी, यानी कि सभी में बिना भेदभाव और सामान्य रूप से व्यवहार करने की भावना उत्पन्न करना, यानी कि हमें कुछ ऐसे ही एक्ट करने हैं या कुछ ऐसी ही चीजें बोलनी है या करनी है या आसपास के अपनी सोसाइटी में ऐसी चीजें करनी है जिससे हार्मनी ही हो, यानी कि एक समानता का ही मैसेज जाए, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसकी बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर, लैंग्वेज या फिर भाषा के आधार पर, या फिर कोई भी आधार जहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव हो। दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिनाउंस द प्रैक्टिस अगेंस्ट द ऑनर ऑफ वुमेन। इसका क्या मतलब है कि ये बात भले ही हमें अच्छी ना लगे, लेकिन ये सत्य है कि पहले महिलाओं का काफी शोषण हुआ है, तो महिलाओं के प्रति जो कुरीतियां चली आ रही थी उनका त्याग करना है, उनका क्या करना है, त्याग, यानी कि उन कुरीतियों को बंद करना या उनके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। वही सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी है
कि लोगों के बीच विभिन्न विभिन्नताएं प्रदान की गई हैं, यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और जाहिर सी बात है अलग लैंग्वेज है, अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग तरीके की का रहन सहन है, सारी चीजें अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना है, हमें हार्मनी की तरफ बढ़ना है, यानी कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वी हैव टू परफॉर्म और आर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, यानी राष्ट्र के प्रति हमें अपना कर्तव्य तो निभाना ही है। और एक ध्वज यानी कि एक नेशन और एक फ्लैग की का जो स्पिरिट है, जो उसकी भावना है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, स्प्रेड करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 6। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 6 क्या है, अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना है, हमें समय समय पर चीजों को एग्जामिन भी करना है, यानी उनका परीक्षण भी करना है, जैसे कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा रही है, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन, आपको पता है कि भारत से ज्यादा कल्चरल कहें कि कल्चरल तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे रिच कंट्री कोई भी नहीं है। इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन कल्चर। संस्कृति के तौर पे देखें, जिसका अपना ओरिजिन है, अपनी बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, इतने टाइप के ट्रेडिशंस हैं जो हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलते। तो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 6 क्या कहती है, हमें समय समय पर क्या करना है, अपने इन ट्रेडिशंस को एग्जामिन भी करते रहना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी संस्कृति या अपने कल्चर को हम पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द कंपोजिट कल्चर। ठीक है, अब इसी को देखिए इलेबोरेट करके कैसे पढ़ेंगे, आर कल्चरल हेरिटेज, यानी जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड प्रॉस्परस, जितने भी दुनिया भर के कल्चर होंगे उन सब में सबसे ज्यादा धनी संस्कृति किसकी है, भारत की है, एंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अर्थ हेरिटेज, और पृथ्वी पर जो विरासत है उसमें से सबसे कीमती विरासत भी अगर कहा जाए, सबसे बहुमूल्य भी कहा जाए, तो कौन सी है, भारत की संस्कृति। ठीक है, सो इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट वॉट एवर वी हैव इनहेरिटेड, यानी जो भी हमें विरासत में मिला है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना, यानी कि कभी भी खत्म ना होने देना, बल्कि उसको और बढ़ाना, उसमें और भी इनहेंसमेंट करना, संवर्धन करना हमारा काम है। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट एंड रिटेन इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो भी हमें पास्ट से मिला है, अपने अतीत से मिला है, उसको हमें क्या करना है, रिटेन भी करना है, किसके लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशन, जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस परंपरा से अवगत हो सके, यानी कि वो भी इस परंपरा को समझ सके। अगर अभी खत्म हो जाएगा तो आगे जाने की तो कोई भी चांसेस है ही नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 6 हमें क्या बताती है कि जो सबसे पूरी वर्ल्ड पे, पूरी धरा पे, यानी पूरी पृथ्वी पर सबसे समृद्ध संस्कृति है, उसको हमें क्या करना है, सस्टेन करना है, बल्कि उसमें इनहेंसमेंट करनी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 कितनी है, टोटल 11, हम किस पे पहुंच चुके हैं, 7 पे। ठीक है, तो देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 क्या बोलती है, हैव कंपैशन फॉर लिविंग बीइंग्स एंड प्रमोट नेचर बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपने डीपीएसपी पढ़े होंगे, डीपीएसपी में भी हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये राज्यों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे राज्यों का कर्तव्य है कि अपनी नीतियां बनाते वक्त पर्यावरण को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाए, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी में भी सेम बात कही गई है कि ये एक आम नागरिक, बल्कि एक प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, क्या, टू हैव कंपैशन, यानी हमें सद्भावना रखनी है, एक कहें कि प्राणी मात्र के लिए भी हमें क्या रखना है, उनकी रक्षा की भावना, यानी कि उनके प्रति एक दया भाव रखना है, किसके लिए, कंपैशन रखना है, किसके लिए, एनवायरनमेंट के प्रति। ठीक है, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। अब वही चीज आपकी हिंदी में लिखी है क्या, कि प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें और प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी व अन्य वन्य जीव आते हैं, उनकी देखरेख करना, उनकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और आपको एक हिंट दे दें
कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है, शायद आप ऑल्टरनेट पे देखेंगे एग्जाम्स, अपने प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स, तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिल जाएगा अगर फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आया है। तो याद रखिए फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 बहुत बार पूछी जाती है और बहुत तरीके से पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि यही सेम ड्यूटी आपको डीपीएसपी में भी मिलती है और यही सेम ड्यूटी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलती है। तो कई बार आपसे तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि बताइए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ड्यूटी है वो आपको कहाँ पर दी गई है। तो याद रखना होगा आपको कि डीपीएसपी के में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। ठीक है, बस फंडामेंटल ड्यूटी में थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट कर दिया गया है कि इसमें लेक है, फॉरेस्ट है, जबकि डीपीएसपी में इतना इलेबोरेट नहीं किया गया है। वहां पे स्टेट का ऑब्लिगेशन है, यानी वहां पे राज्य का दायित्व है कि जो राज्य की सरकार है। अब राज्य की डेफिनेशन क्या थी स्टेट की? आर्टिकल 12 में मैंने कई बार बताई है कि 4 तरीके की सरकारें बताई गई हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स हो। जैसे कि अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज, और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो आपकी पंचायतें। तो उन स्टेट के लिए डीपीएसपी में दिया है। और एक अगर हम इंडियन सिटीजन की बात करें तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 में यही बात बताई गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे आगे इलेबोरेट करके कि इसमें किस तरीके से सुरक्षा की जा सकती है, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Our country has natural reserves and resources, so it is the duty of every citizen to protect them. आपको पता है कि किसी भी देश की जो वेल्थ होती है, यानी जो उसकी संपत्ति है या धन है, वो क्या है? बेसिकली उसके नेचुरल रिसोर्सेज, यानी उसके प्राकृतिक संसाधन। तो अगर प्राकृतिक संसाधनों को ही नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड में कैसे कॉम्पीट करेंगे, यानी कि पूरे विश्व में कैसे किसी भी प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं? किसी भी तरीके से नहीं हो सकते अगर आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, आपको पता है कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है? प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, आपको पता है डेवलपमेंट के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी बहुत तेजी से बढ़ा है, यानी कि वनों की कटाई। तो वनों की कटाई से क्या होता है? अब वाइल्ड लाइफ में साफ साफ लिख दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी में कि फॉरेस्ट भी इंक्लूड है। तो डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल कैन कॉज ग्रेट हार्म टू ऑल द ह्यूमन स्पीसीज लिविंग ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे भी समझ लीजिए हमारा ही स्वार्थ है, क्योंकि अगर इकोसिस्टम बिगड़ा तो इकोसिस्टम का पार्ट हम भी हैं, और अगर वहां पे जो एनिमल्स हैं या फॉरेस्ट है उनको लॉस हो रहा है तो लिविंग बीइंग्स जितने भी अर्थ पे हैं उन सब के लिए ये काफी हार्मफुल हो सकता है, काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर हम पर्यावरण के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी है कि प्रोटेक्ट तो करना ही है, साथ साथ इनहेंसमेंट भी करनी है, यानी संवर्धन की भी बात कही गई है। ये स्टेटमेंट में कभी कभी आधा अधूरा स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप टू द मार्क, यानी कि बिल्कुल करेक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, द इंक्रीजिंग नेचुरल कैलेमिटीज आर ऑल्सो प्रूफ ऑफ दिस। आपको पता है कि प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था कि अचानक से कहीं पर भी जहां पे कभी बारिश नहीं होती वहां पे बाढ़ आ जाए, या कहीं पे बादल फट जाए, या भूकंप, या अर्थक्वेक, या सुनामी आपने सुना होगा। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं इसका भी रीजन क्या है? जो पर्यावरण के साथ हम क्या करते हैं, एक तरीके से खिलवाड़, या कहें कि जो उनके अगेंस्ट हम काम करते हैं, उसी का ये रिजल्ट है। ठीक है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बात मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बताई है कि आर्टिकल 48A कहां पर है? आपके डीपीएसपी में है ना, क्योंकि डीपीएसपी कहां से कहां तक दिया है? 36 to 51, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी कहां है आपकी? 51A में, और 51A में ही सब आ जाते हैं क्योंकि इट वॉज नॉट एग्जिस्टेड ओरिजिनली। ठीक है, मूल रूप से ये नहीं थे, इनको संशोधन द्वारा लाया गया 42nd अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, तो वही सेम बात लिखी है कि स्टेट्स के लिए यही अथॉरिटी लिखी हुई है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डीपीएसपी में भी दिए हुए हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8। व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8?
डेवलप अ साइंटिफिक व्यू एंड अ स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। इसका क्या मतलब है? डेवलप अ साइंटिफिक व्यू, हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों रखना है? क्योंकि जितना संस्कृति जरूरी है उतनी ही आपके लिए साइंटिफिक व्यू रखना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में रहना है, इस वर्ल्ड में रहना है, तो सोसाइटी के साथ अगर आपको कहें कि कॉम्पीट करना है या कंपैटिबल बन के रहना है, तो आपको साइंटिफिक व्यू के प्रति भी अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8 क्या है? डेवलप अ साइंटिफिक व्यू एंड अ स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। हमें लगातार सीखते भी रहना है और लगातार जो इम्प्रूवमेंट है अपने में सुधार भी करना है। ये नहीं कि जो हम 1947 में थे आज भी हम वैसे के वैसे बने हुए हैं, तो फिर भारत के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए क्या, किसी भी देश के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो लगातार हमें क्या करना है? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक व्यू, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ाना है, और साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ लर्निंग, लगातार हमें सीखने की भी भावना रखनी है, एंड इम्प्रूवमेंट, और खुद में इम्प्रूवमेंट भी करते रहना है। अब इसको जब हम इलेबोरेट करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट आवर डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी। हमारा खुद का विकास भी जरूरी है। दैट वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, एंड इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, और हमारे आसपास के परिवेश में या कहें दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे भी हमें लगातार क्या करना है? सीखना है। और भारत ने खैर इस मामले में काफी अच्छा किया है, चाहे हम इसरो की बात कर लें, चाहे हम अगर अभी प्रेजेंट की बात कर लें, लास्ट कुछ इयर्स की, यानी कि 1 या 2 साल पहले की, तो वैक्सीन ही देख लीजिए, तो इंडिया का साइंटिफिक व्यू काफी अच्छा है, और अगर वर्ल्ड से देखें तो कॉम्पीट करने में भी अच्छा है। सोलर पैनल की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, बल्कि सोलर पैनल में इंडिया ने काफी देशों को पीछे भी छोड़ दिया है। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट टू कीप पेस विद द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। वही चीज लिखी है कि जो तेजी से बदलती हुई दुनिया है उसके साथ अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? उसी पेस से चलना पड़ेगा, यानी कि उसी गति से आपको भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी, और अपनी लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको भी फास्ट करना पड़ेगा। वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन हिंदी ऑल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 9। व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 9? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा, अवॉइड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। ये हमें रिसेंट के कुछ ईयर्स में काफी ज्यादा देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं उनको जो पनिशमेंट मिली है वो किसकी वजह से मिली है? इसी नाइन्थ नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे इट विल बी लाइबल टू पनिश, है ना, तो फिर आप किस दायरे में आ जाएंगे? इलीगल एक्ट में। तो वही चीज कहा गया है कि अवॉइड वायलेंस, हमें हिंसा को पूरी तरीके से क्या करना है? अवॉइड करना है, पूरी तरीके से कहें कि रोकना है या नहीं करना है। एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनको हार्म पहुंचाना है। जबकि ऐसा हो जाता है, और खासकर अभी लास्ट कुछ ईयर्स में देखें तो ऐसा हुआ भी है, लेकिन उसके लिए सजा का प्रावधान भी है, दंड का प्रावधान भी है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम ही इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर ड्यूटी नहीं परफॉर्म करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलनी ही है। तो देखेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये काफी दुर्भाग्य की बात है, that in a country that preaches non-violence all over the world, यानी जो देश पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश देता है, अहिंसा की शिक्षा देता है, we witness incidents of pointless violence and damage to public property from time to time। तो हमें क्या देखने को मिलता है? वी विटनेस, हम देखते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, पॉइंटलेस यानी कि नंबर ऑफ वायलेंस एक्ट्स दैट डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर हम देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्तियों को काफी हानि पहुंचाई जाती है, और खासकर ये प्रोटेस्ट के दौरान ही होता है। ठीक है, अब देखेंगे, whenever there is any strike, लॉक और रैली, कभी भी आप देखेंगे कोई रैली है, कोई स्ट्राइक है, कोई हड़ताल है, कोई बंदी है, तो क्या होता है? The crowd present there develops the mentality of damaging and looting public properties। लोग क्या करते हैं? सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, उनको लूट पाट का काम शुरू कर देते हैं। लाइक बसेस, बिल्डिंग्स एंड सिटीजन्स हु आर protectors
remains as a silent spectators। और इसमें क्या होता है कि जो लोग डैमेज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग प्रोटेक्टर बनते हैं यानी कि संरक्षक अपने आप को कहते हैं, वो भी क्या बन जाते हैं, एक साइलेंट स्पेक्टेटर यानी कि एक मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10 क्या है? मेक अ continuous effort to move towards the excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation touches new heights of ever increasing efforts and achievements। ये एक पर्सनल लेवल पे एक ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करना है, लगातार निरंतर हमें प्रयत्न करते रहना है। किस चीज के लिए? टू मूव towards excellence in the spheres of individual and collective activities so that the nation touches the new heights। यानी अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमें लगातार क्या करना है, अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहना है। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बाद में ऐड हुई। जो 10 ड्यूटीज थी वो आपकी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड हुई, और जो 11वीं ड्यूटी है यानी कि जो कि रिलेटेड है एक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ये ड्यूटी किसके लिए? पेरेंट्स के लिए। जैसे अधिकार किसके लिए है? राइट टू एजुकेशन जब फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं 21A में, है ना, 21A में पढ़ते हैं तो वहां पे ये राइट बच्चों का है, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों का। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज पे आते हैं तो ये ड्यूटी पेरेंट्स की हो जाती है। ठीक है वही सेम चीज। तो बताया क्या गया है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट है और आया कब था? 2002 में। ठीक है, तो 2002 में जो नेशनल कमीशन है उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को रिव्यू करना चाहिए कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना ये पेरेंट्स की का ऑब्लिगेशन है, उनकी ड्यूटी है। सो इन टुडेज सेशन वी हैव डिस्कस्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच विल गिव यू द एक्स्ट्रा मार्क्स। कह सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज एक डेफिनेट सेक्शन होता है जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।